हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीकेपी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार। आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो है फाइनल एग्जाम का। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होता है तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए में भूमि, ऑप्शन बी में श्रम, ऑप्शन सी में मुद्रा और ऑप्शन डी में पूंजी। तो एक का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मुद्रा जो होता है, पैसा जो होता है, जो कि उत्पत्ति का साधन नहीं होता है, मुद्रा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा करता अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए में क्या उत्पादन हो, ऑप्शन बी में कैसे उत्पादन हो और ऑप्शन सी में उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो दो का करा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी होती है, तो यहाँ पर दो का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी क्या उत्पादन होगा भी कैसे उत्पादन होता है वो भी एक जो कि अर्थव्यवस्था का होगा। उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे होगा वो भी एक अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए में मार्शल, ऑप्शन बी में फ्रेडमैन और ऑप्शन सी में किन्स और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा। क्रिंस जो होता है एक वास्तविक विज्ञान कहा होता है क्रिंस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा है करा निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन जो कि कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया जेबी से, ऑप्शन बी में मार्शल, ऑप्शन सी में पिंगू और ऑप्शन डी में कैनन। तो निम्नलिखित में अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो 4 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। पिंगू जो होता है कल्याणवादी विचारधारा के योग नहीं होता है अर्थशास्त्री में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन है करा उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए में दिया गया पिंगू, ऑप्शन बी में हिक्स एवं एलन, ऑप्शन सी में मार्शल और ऑप्शन डी में जो कि सैमुअल्सन। तो उपयोगिता का जो कि क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर 5 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिक एवं एलन जो होता है था जो कि उपभोक्ता क्रमवाचक सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। हिक्स एवं एलन दोनों मिलकर किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है करा जब कुल उपभोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया धनात्मक, ऑप्शन बी में ऋणात्मक और ऑप्शन सी में शून्य और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब कुल उपभोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपभोगिता क्या होगी। तो यहाँ पर 6 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक 6 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जब कुल उपभोक्ता अधिकतम रहेगा यानी ज़्यादा रहेगा तो उसका जो सीमांत होगा वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है करा कि जब सीमांत उपभोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया उपभोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन बी में प्रतिस्थापन का नियम और ऑप्शन सी में गोसेन का प्रथम नियम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 7 का करा कि जब सीमांत उपभोगिता नियम नियत का दूसरा नाम क्या होगा। तो यहाँ पर जो कि 7 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिस्थापन का नियम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है करा कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया -px/py, ऑप्शन बी में py माइनस जो कि px, ऑप्शन सी में +px/py और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है। तो यहाँ पर 8 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, -py/px जो होता है रेखा और बजट का ढाल होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है करा
मांग में संकुचन तब होता है जब ऑप्शन ए में दिया गया कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ऑप्शन बी में करा है कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। ऑप्शन सी में करा है कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। और ऑप्शन डी में कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो मांग में जब संकुचित तब होता है तो 9 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब जाके वो संकुचन तब होता है जब मांग बढ़ती है और कीमत घटती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है करा मांग की सोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन ए में दिया गया मार्शल, ऑप्शन बी में जो कि फॉल्कस, और ऑप्शन सी में हिग्स, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मांग की लॉन्च मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो 10 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा मार्शल ने जो कि ये लॉन्च किया था, जो कि प्रतिशत या अनुपातिक रीति का जो प्रतिपादन किया था वो किया था मार्शल ने, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है करें यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लॉन्च क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया 0.5%, ऑप्शन बी में -1.45% और ऑप्शन सी में 1% और ऑप्शन डी में 0%। तो यदि मूल्य में अगर 40% का परिवर्तन होगा और फलस्वरूप वस्तु कोई है मांग में जो कि 60% का, किसी अगले वस्तु में 60% का परिवर्तन होगा तो उसका जो कीमत लॉन्च हो क्या होगा। तो 11 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि 0.5% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है करा कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन ए में दिया गया मांग के नियम, ऑप्शन बी में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और ऑप्शन सी में पैमाने का प्रतिफल नियम, और ऑप्शन डी में मांग की लॉन्च। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो 12 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मांग की लॉन्च जो कि है फलन का संबंध निम्न में से मांग की लॉन्च से दीर्घकालीन का उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है कर अल्पकालीन उत्पादन की दिशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करता है तो पसंद करेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी में द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी में तृतीय अवस्था, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जो विवेकशील उत्पादन किस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कि 13 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि द्वितीय अवस्था में जो होता है विवेकशील उत्पादन, कल्याणी उत्पादन जो होता है द्वितीय अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है करा मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में सामान्य लाभ, ऑप्शन बी में व्यक्त लागत, ऑप्शन सी में अव्यक्त लागत, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो 14 का यहाँ पर जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सामान्य लाभ भी होता है जो कि मौद्रिक लागत कहा जाएगा, और व्यक्त लागत भी एक मौद्रिक लागत होता है, अव्यक्त लागत भी एक मौद्रिक लागत होता है, यानी उपयुक्त सभी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कुल परिवर्तनशील लागत गुने उत्पाद, ऑप्शन बी में कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पाद, और ऑप्शन सी में कुल परिवर्तनशील लागत माइनस उत्पाद, और ऑप्शन डी में कुल परिवर्तनशील लागत भागा उत्पाद। तो जो कि ये 15 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। औसत परिवर्तनशील का लागत क्या होता है। तो कुल परिवर्तनशील लागत गुने उत्पाद जो होता है वो एक औसत का परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वां क्वेश्चन है करा कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, ऑप्शन बी में करा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा को नीचे से काटती है, और ऑप्शन सी में दोनों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो यहाँ पर 16 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी जो कि है दोनों सही है, यानी सीमांत आगम
बराबर सीमांत लागत जो होगा ये एक जो कि है फर्म का लाभ का शर्त को पूरा करेगा, यानी सीमांत लागत वक्र सीमांत लागत रेखा के नीचे भी काटता है, यानी ऑप्शन सी जो हमारा होगा ए और बी जो हो जाएगा यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, करा निम्नांकित चित्र का प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये चित्र है, यानी मूल इसका इस तरह का चित्र है, ये क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सीधा मैं आंसर पे ले चलूँगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में कह रहा है पूर्ति का विस्तार, ऑप्शन बी में कह रहा है पूर्ति का संकुचन, और ऑप्शन सी में कह रहा है पूर्ति में वृद्धि, और ऑप्शन सी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित में जो कि है क्या प्रदर्शित करता है, तो 17 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्ति का जो विस्तार होगा, ये पूर्ति का जो विस्तार होगा यानी ये हमारा प्रदर्शित कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद करेंगे, याद रखेंगे। मैं अगला क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में 18वां क्वेश्चन है, करा पूर्ति की लॉन्च क्या है जब ES बराबर 0 है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में पूर्णतः लॉन्चदार पूर्ति, ऑप्शन बी में पूर्णतः जो कि बेलोचदार पूर्ति, और ऑप्शन सी में कम लॉन्चदार पूर्ति, और ऑप्शन डी में इकाई लॉन्चदार पूर्ति। तो जो कि पूर्ति की लॉन्च क्या है जब ES बराबर 0 होगा, तो 18 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पूर्णतः लॉन्चदार पूर्ति जो होता है एक जो कि है ES बराबर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां में 19 नंबर क्वेश्चन है, करा किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा वही गर्मन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन बी में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन सी में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश का जो कि बहिर्गमन होता है, तो 19 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता जो बाजार होता है एक स्वतंत्र बहिर्गमन बाजार होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन सही संबंध है। तो ऑप्शन ए में दिया गया सीमांत आगम बराबर औसत आगम, और इसका जो फार्मूला होता है -E/, जो कि बड़ी कोष्ठ में -E/1/E होता है। तो देखिए कुल आगम बराबर सीमांत आगम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में से कौन सही संबंध है, तो 20 का हम राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि ए और जो बी है यानी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है, करा है निम्न में से कौन एकाधिकारी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया एक क्रेता और अधिक विक्रेता, ऑप्शन बी में निकट स्थानापन्न का अभाव, ऑप्शन सी में नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है, तो 21 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एक विक्रेता और अधिक विक्रेता जो है एक अधिकारी विशेषता नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, करा किस बाजार में वस्तु जो कि है विभेद पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया शुद्ध प्रतियोगिता, ऑप्शन बी में पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी में एकाधिकार, ऑप्शन डी में एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो 22 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकाधिकारी प्रतियोगिता जो होता है एक बाजार वस्तु विभेद में जो कि जो पाया विभेद जैसे होता है, तो उस व्यापार को हम क्या कहते हैं, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, करा किसमें कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए में दिया गया बालरस, ऑप्शन बी में JK मेहता, ऑप्शन सी में मार्शल, और ऑप्शन डी में रिकॉर्डो। तो किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में जो कि समय जो कि त्वच का विचार प्रस्तुत किया था। तो 23 का मैं राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि JK मेहता जो था एक प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था JK मेहता ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है, करा बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अस्थायी मूल्य, ऑप्शन बी में अति अल्पकालीन मूल्य, ऑप्शन सी में सामान्य मूल्य, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो 24 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सामान्य मूल्य से जो होता है बाजार मूल्य का संबंध रखता है सामान्य मूल्य से, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा
नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, करा कि अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी में है घिसावट, ऑप्शन सी में निवेश और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या होता है। तो यहाँ पर 25 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी पूंजी निर्माण भी होगा, घिसावट भी होगा और निवेश भी होगा, यानी इनमें से सभी जो होगा ये पूंजी उपभोग का कारण होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।